जय हिंद। रिपब्लिक टीवी आज पेश कर रहा है भारत में शायद पहली बार एक फुली स्ट्रक्चर्ड वॉर गेम, ईरान इजराइल के होने वाले युद्ध पर। हम बड़े तरतीबवार और सिलसिलेवार एनालाइज करेंगे दोनों देशों का फोर्स लेवल्स, उनका इक्विपमेंट प्रोफाइल, और उसके बाद हम अंदाज लगाएंगे कि उनके मैट्रिक्स ऑफ ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, क्या चॉइस है उनके पास, क्या कर सकते हैं वो। और फिर हम ये अंदाज लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो आइए शुरू करें, क्योंकि ये एक युद्ध है जिसमें बहुत आशंका है एस्केलेशन की। ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल स्पिन हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले दोनों देशों के ओवरऑल पावर इक्वेशन को समझना भी थोड़ा ज़रूरी है। आबादी, ईरान की आबादी कोई 92 मिलियन यानी 92 करोड़ है, जबकि इजराइल की आबादी केवल 9.2 करोड़ यानी 9.2 मिलियन है। ओवरऑल अगर आप फोर्सेस देखें तो ईरान के पास 11,80,000 की फौज है और इजराइल के पास 6,65,000 की फौज है। ईरान का जो एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस है वो 10.3 अरब डॉलर है और इजराइल का 27.5 अरब डॉलर। गौरतलब है कि इसके अलावा इजराइल को अमेरिका का पूरा ठोस समर्थन है, अनलिमिटेड सपोर्ट है। और इस सपोर्ट की वजह से आज जो इजराइल है वो पूरे मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व एशिया में सबसे ताकत देश है मिलिट्री पावर के लिहाज से। अब हम देखें जो सबसे अहम कड़ी है इस पूरे लड़ाई की, यानी कि इस ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल है। ईरान के पास 3,000 मिसाइल्स हैं अलग अलग किस्मों के, जिसमें सबसे जरूरी है शहाब 3। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 1,600 किलोमीटर रेंज का। ये लिक्विड फ्यूल मिसाइल है, यानी इसको तेल भरने में टाइम लगता है, कई घंटे लगते हैं। 1,200 किलो का इसका वॉरहेड है। फतेह 2 ये अभी हाल में इस्तेमाल हुआ था, ये 1 अक्टूबर को। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी रेंज 1,200 किलोमीटर है। याद रहे ये सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, जल्दी से लॉन्च किया जा सकता है। इसके जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है वो मनूवर कर सकता है, मतलब कोई भी एयर डिफेंस, ना इजराइल का ना अमेरिका को, इसको मार गिरा सकता है थियोरेटिकली। जो रूस के किंजल, इस्कंदर वगैरह हैं वो भी इसी टाइप के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। यूक्रेन आज तक किसी भी अमेरिकी या नेटो के इक्विपमेंट ने उन्हें रोक नहीं पाया। सर्जिल 2 ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 2,000 किलोमीटर की रेंज। ये भी सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। और फिर क्रूज मिसाइल्स हैं कई किस्म के, जिसमें एक है खैबर और पावे क्रूज मिसाइल। पावे इस्तेमाल हुए थे अप्रैल के अंदर। ये आप जो देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर, ये आपको ईरान का शहाब 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और फतेह 2 हाइपरसोनिक जो काला मिसाइल है वो दिखाया जा रहा है। ये है शहाब 3 लॉन्च करते समय जिसकी फोटो ली गई है पिछली बार। अब हम जरा ख्याल करें, अपनी तवज्जो ले जाएं कि हाल में ईरान के पैटर्न हमले के क्या रहे। देखिए, हम जो प्रिडिक्शन करने के लिए पैटर्न प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई पिछले पैटर्न क्या हैं, उनको पकड़ते हैं, फिर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि अगला पैटर्न क्या हो सकता है। तो आइए देखिए कि जो ईरान ने हमला किया था इजराइल पे अप्रैल 2024 इसी साल, उसका क्या रूपरेखा थी। अप्रैल में ईरान ने 320 ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए थे इजराइल के ऊपर। आप जानते हैं कि उस वक्त इसने पलटवार किया था, क्योंकि
इजराइल ने दमास्कस की ईरान की एम्बेसी पे हमला करके IRGC गार्ड कमांडर ब्रिगेडियर जनरल को और काफ़ी सारे उनके ऑफिशियल साथ को मार डाला था। तो जो पहला वेव था हमले का, उसमें कोई 170 शाहिद कामेकाजी ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे। ये बहुत ऐसा चलते हैं 180 किलोमीटर की रफ्तार पे। तो साहब ये 4 से 5 घंटे लिए इन्होंने टारगेट पहुंचते। जैसे ही ये उड़े, वो अमेरिकन सैटेलाइट्स ने देख लिया, मतलब कम से कम 4 से 5 घंटे की तो क्लियर वार्निंग पूरी दुनिया को मिल गई कि साहब हमला हो रहा है, हमला हो रहा है, हमला हो रहा है। और उसके पहले भी कहा जा रहा है कि बैक चैनल्स पे ईरान ने सिग्नल दे दिया था कि हम हमला करने वाले हैं, बचा सकते हो तो बचा लो। ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये जो ड्रोन्स के अंदर है कि इनका गाइडेंस सिस्टम अमेरिकन GPS के ऊपर है, सैटेलाइट नेविगेशन के ऊपर है, और लड़ाई के दौरान अमेरिका इसको ब्लॉक कर सकता है, इसको स्पूफ कर सकता है, और इजराइल के ऊपर और जॉर्डन सीरिया के ऊपर तो इसको स्विच ऑफ कर दिया गया था ताकि लास्ट मिनट में आपका गाइडेंस सिस्टम फेल हो जाए। सेकेंड वेव में ईरान ने हिट किया था 30 यानी 30 पावे क्रूज मिसाइल उन्होंने दागे थे। ये 1 से 2 घंटा लेते हैं अपनी टारगेट को पहुंचने में ईरान से, और इनका टास्क रहता है कि जो रडार खुलते हैं एयर डिफेंस मिसाइल बैटरीज के, खासकर आयरन डोम के, उनमें जाके ये रडार पे होमिंग कर दे और उसको उड़ा दे, ताकि एयर डिफेंस को मेन हमले के पहले धक्का पहुंचे। तीसरी वेव में शाहाब 3 मिसाइल लिक्विड फ्यूल MRBM जो 1600 किलोमीटर की रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल है, इनको फायर किया गया था। इनको तैयार करने में टाइम लगता है, लिक्विड फ्यूल को आर्म करने में टाइम लगता है। इससे इन्होंने हमला किया इजराइल के रामॉन और नेवातिम एयर बेस के ऊपर, और जो गोलान हाइट में उनकी इंटेलिजेंस कलेक्शन फैसिलिटी है, एक वायरलेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट जैसा जो सारी फ्रीक्वेंसीज को मॉनिटर करता है अब सीरिया में, इराक में वगैरह वगैरह, और उसका है नाम है 8200 इंटेलिजेंस सिग्नल इंटेलिजेंस कलेक्शन यूनिट जोलन हाइट्स में। इजराइल का दावा है कि उसने 97 से 98% ये तमाम ड्रोन और मिसाइल शूट डाउन कर दिए। ना सिर्फ उसको उसके अपने हथियार थे बहुत मुफीद और तेज, बट उसको जो है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कमांड जो कोलोराडो में है उसके साथ लिंक किया हुआ था। इसका मतलब जो तमाम अमेरिकन सैटेलाइट्स की इमेजरी है उसको मिल रही थी। अमेरिकन कंप्यूटेशनल नेटवर्क जो थे वो कंप्यूट करते हैं कि साहब ये मिसाइल यहाँ से टेक ऑफ किया है, कहाँ पर लैंड करेगा, कितनी देर में लैंड करेगा, ये सब खबर उनको अमेरिका से आ रही थी। इसके अलावा इजराइल के अंदर ही ANTPS-Y2 ओवर द होराइजन रडार हैं जो कहीं से भी मिसाइल लॉन्च पकड़ सकते हैं, और एजीज क्लास 2 डिस्ट्रॉयर अमेरिका के लगे हुए थे समुद्र में इजराइल के पास, जिनके ऊपर यही ओवर द होराइजन रडार है, और उनके पास पेट्रियट मिसाइल बैटरीज हैं दूसरे आने वाले मिसाइल्स को शूट डाउन करने के लिए। इसके अलावा भी ये वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस है। इजराइल बहुत कॉम्पैक्ट टारगेट है, केवल 27,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, जबकि यूक्रेन 6 मिलियन किलोमीटर। तो साहब ये जो है, इसके बावजूद भी अगर 2 से 3% भी जो शहाब 3 मिसाइल हैं जिसके 1200 किलोग्राम का वॉरहेड है, वो टारगेट हिट कर गए। 5 कहते हैं नेवातिम एयरबेस पे, और 7 जो है रेमॉन एयरबेस के ऊपर, उसको क्रेटर कर दिया और उसमें जो वेयर हाउसेज और बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाए। बहरहाल इसमें जो है ओवरऑल कोई नुकसान बड़ा नहीं हुआ इजराइल का, और इसीलिए अमेरिका ने बहुत दबाव डाला इजराइल पे कि ये तुम्हारी जीत है, अब तुम रिटेलिएट मत करो, केवल टोकन रिटेलिएशन करो। आइए अब देखते हैं ईरान अक्टूबर 2024 का जो अभी 1 तारीख को अटैक हुआ है उसका। इस बार ईरान ने कोई ड्रोन नहीं फायर किए, कोई अर्ली वार्निंग नहीं दी। उसने कहते हैं रूस को बताया, रूस ने अमेरिका को बता दिया कि हमला
आ रहा है, तैयार हो जाइए। ठीक है, उसके अलावा उसने कॉम्बिनेशन यूज़ किया है शहाब 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का और फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इस्तेमाल किया है, और ज़्यादातर इनमें से 10 से 12 मिनट के अंदर अपनी टारगेट पे पहुंच गए। ये जो फतेह 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल थे, इसका जो ग्लाइड यूनिट है वो मनूवर कर सकता है आखिर में, यानी जो भी आपके ऊपर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एयर डिफेंस मिसाइल आ रहा है, आप उसको चकमा दे सकते हैं। ऐसे मिसाइल हाइपरसोनिक को रोकना, जैसे मैंने बताया, असंभव है। यूक्रेन नहीं रोक पाया है, चाहे अमेरिकन पेट्रियट हो, चाहे थार्ड हो, किसी के साथ भी। तो कहते हैं कि जो शायद इस बार ये अंदाज लगाया जा रहा है, क्योंकि जो वीडियो कवरेज था इस अटैक का, उसमें कई सारे ईरानियन मिसाइल्स इंपैक्ट करते देखे गए, फटते देखे गए, और लगता है कि वो सारे के सारे तकरीबन ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे, और जो इंटरसेप्ट हुए ज़्यादातर वो शहाब 3 हुए लगते हैं। ईरान ने कहा कि हमने मोसाद के हेडक्वार्टर को स्ट्राइक किया तेल अवीव में, हमने नेवातीम एयरबेस और तेल नौर एयरबेस को जो तेल अवीव के पास है उसको हिट किया, और जो लेबनान के बरखिलाफ टैंक कॉन्सेंट्रेशंस थी, टैंकों का जमावड़ा था, उसको भी हिट किया लेबनान के सामने। जैसे मैंने बताया, वीडियो कवरेज ने दिखाया है कई सारे मिसाइल हिट किए और फटे। इजराइल ने कहा कि नहीं साहब, हमने 90% से ज़्यादा जो मिसाइल हैं वो शूट डाउन कर दिए हैं, लेकिन ये ईरान का इजराइल के ऊपर दूसरा बड़ा मिसाइल हमला है, और इजराइल इसको हजम नहीं कर सकता, नहीं तो हर कोई इस पर मिसाइल आए दिन दागना शुरू हो जाएगा। इसलिए इजरायली कह रहे हैं साहब ये तो हमारी बर्दाश्त के बाहर है। इनफैक्ट नेतन्याहू साहब ने तो कहा कि ईरान ने बहुत भारी गलती की है, अब हम उसको भयंकर सजा देंगे इसकी। अब देखें जरा इजराइल का, हमने देखा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बचाव में इजराइल के पास क्या है उन्हें रोकने के लिए। सबसे पहले लेयर्ड एयर डिफेंस है, यानी परतें हैं एयर डिफेंस की, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की। सबसे पहले आता है एरो 2 and 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2400 किलोमीटर, एक्सोथर्मिक भी जो आ रहे हैं वाया स्पेस होके मिसाइल, उनको ये इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अलावा इजराइल के पास अमेरिकन पेट्रियाटिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हैं, 150 किलोमीटर रेंज। थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस 150 से 200 किलोमीटर रेंज। ये सारे रिप्लेस हो रहे हैं इजराइल के डेविड स्लिंग से, जिसकी की 300 किलोमीटर की रेंज है। और जो फाइनल परत है, लास्ट लेयर है, वो है वर्ल्ड फेमस आयरन डोम टैक्टिकल डिफेंस सिस्टम, जिसकी 4 से 70 किलोमीटर की रेंज है। ये बिल्कुल क्लोज इन टारगेट को पकड़ता है, चाहे ये मोटर बॉम्ब हो, अनगाइडेड रॉकेट हो, इत्यादि इत्यादि। अब जरा देखें कि ये तो बचाव का असला है इजराइल के पास, जवाब देने का क्या असला है और क्या क्या तहरीकें हैं इजराइल के पास। सबसे पहला है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एयर पावर। इजराइल मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर एयरफोर्स है, उसे ताकतवर कोई सानी उस पूरे इलाके में दूसरा कोई नहीं, कॉम्बिनेशन करके भी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और पलटवार करने के लिए इजरायली एयरफोर्स में F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर्स हैं अमेरिका के, F-15E F और I वेरिएंट्स हैं, F-15 जहाज हैं, F-16 फाइटर जहाज हैं। प्रॉब्लम इजराइल की एक है कि इनकी रेंज, ये जो ईरान से इजराइल की रेंज 1000 किलोमीटर के ऊपर है, तो आना जाना 2000 किलोमीटर के ऊपर, और अगर आप लंबा सी का रास्ता लेते हैं तो आपको तो ऑलमोस्ट 11000 किलोमीटर आने जाने का पड़ जाए। ठीक है, ये सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम है। इसके लिए उनको एयर टू एयर रिफ्यूलर चाहिए, जो उनके पास केवल 7 हैं तकरीबन, जो अच्छे वाले, और छोटे वाले भी 7, टोटल 14 हैं। जबकि उनको अमेरिका के पास 450 एयर टू एयर रिफ्यूलर KC-135 टैंकर्स है, तो उसको इजराइल को अमेरिका की मदद चाहिए होगी। ये था एयर पावर का। मिसाइल जो हैं, इजराइल के पास 3 किस्म के मिसाइल हैं। जेरिचो 1 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज कोई 500 से 750 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। जेरिचो 2
मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1500 किलोमीटर रेंज, और जेरिचो 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 4800 किलोमीटर और उससे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर इन पे न्यूक्लियर वॉरहेड फिट की है, तो ये इस्तेमाल करना तकरीबन असंभव है अनलेस वो न्यूक्लियर वॉरहेड को हटा के कन्वेंशनल वॉरहेड डालें। ड्रोन्स, इजराइल के पास हीरॉन और हेरॉप बड़े मुफीद ड्रोन्स हैं, आर्म ड्रोन जो कि प्रेडेटर के बराबर है, और इसके पास फिर कई सारे छोटे क्वाड कॉप्टर्स, हेक्साकॉप्टर्स हैं जो मोसाद ने इजराइल के ईरान के अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं पहले हमले करने के लिए। सबसे बड़ी उसका आला है मोसाद। मोसाद ने अभी अपनी ताकत दिखाई है पेजर स्ट्राइक करके, वॉकी टॉकी अटैक्स करके, जिसमें कोई 35 मार डाले हिजबुल्लाह के और 3000 घायल किए, मुंह पे आंख में ये फट गए पेजर डिवाइसेस उनके, और ये आईडीज का से उसने हनीए को मारा था इजराइल के ईरान के अंदर, जब वो आईआरजीसी के मैक्सिमम सिक्योरिटी कंपाउंड में ठहरा हुआ था। तो मोसाद सबसे बड़ा आला है उनका, वो साइबर अटैक कर सकता है। स्टकनेक्स वायरस से उसने पहले उनका न्यूक्लियर प्लांट डिसेबल किया हुआ है। यहां आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वो जो F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर हैं ईरान के बाईं साइड, और जो F-15E फाइटर्स हैं जो इजराइल के F-15E फाइटर, F-35 लाइटनिंग स्ट्राइक फाइटर्स हैं। ये बहुत अहम स्लाइड है, देखिए बहुत ही अहम स्लाइड है। ये दिखाती है किन रास्तों से इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। जरा टॉप से डाउन देखें। सबसे पहले जो नीले एरोज हैं टॉप के दो, एक तो इजराइल से होता हुआ सीरिया के पार, इराक के पार होके ईरान पहुंचता है, और दूसरा है जॉर्डन के ऊपर होते हुए इराक को पार करते हुए ईरान पहुंचता है। ये रास्ता सबसे छोटे रास्ते ये हैं, लेकिन ये भी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा के रास्ते हैं। अप एंड डाउन करें तो 2500 किलोमीटर कितना भी ये हो सकता है। जो हरा एरोज हैं वो दिखाते हैं आपको सऊदी अरेबिया के ऊपर से अगर फ्लाई करके जाएं तो ईरान को कैसे हिट कर सकता है, ये रूटिंग आपको दिखा रहा है। ये दोनों नीली एरोज और जो हरी एरो है उसमें आप देखेंगे कि इजराइल की एयरफोर्स को दूसरे देशों का सॉवरेन एयर स्पेस पार करना होगा, मतलब उनकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकता। उसके स्टेल्थ फाइटर्स बेशक निकल जाएं, लेकिन जो टैंकर्स हैं जो चाहिए होंगे रिफ्यूलिंग के लिए वो दूसरी देश ठोक सकता है। और सीरिया और इराक के ऊपर तो आप जानते हैं कि जो शाइट मलेशियाज हैं वो भी इनके ऊपर फायर खोल सकते हैं। तो बेस्ट रूट रह जाता है वाया सऊदी अरेबिया। और अगर ओवरफ्लाइट की परमिशन सब देश मना कर देते हैं तो फिर इजराइल समुद्र के रास्ते जा सकता है। जो लाल तीर आपको 3 दिखाई दे रहे हैं बॉटम ऑफ द स्लाइड के, वो पूरा रेड सी के ऊपर से होता हुआ गल्फ ऑफ हॉर्मुज से ईरान के ऊपर वार कर सकता है। ये रिटर्न टिप ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर का, इसमें तो 2 बार आपको रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी। और ये जो बड़ी भारी लिमिटेशन है इजराइल की, जिस आसानी से उसने हिजबुल्लाह को ठोका, हमास को ठोका, वो तो बिल्कुल साथ है। उस आसानी से वो ईरान के ऊपर वार नहीं कर सकता। और अगर बड़ा वार करना है तो फिर अमेरिका की सहायता चाहिए। और अभी तक इजराइल की पूरी कोशिश ये रही कि किसी तरह अमेरिका को लड़ाई में खींच लाए और अमेरिका से ईरान को पिटवाए। प्रॉब्लम यह है कि जो बाइडेन साहब नहीं चाहते। उनकी इलेक्शन 5 नवंबर को आ रही है। कमाला हैरिस डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं और वो पैलेस्टीनियंस और अरब जो उनके देश में आए हुए हैं उनका सपोर्ट चाहती हैं। कैप्टिव वोट बैंक है उनकी इलेक्शन के लिए। लेकिन अगर वो देखते हैं कि ये इजराइल जो है की मदद कर रहा है अमेरिका ईरान को ठोकने के लिए, तो फिर तो साहब मुझे नहीं लगता कि उनका वोट वो प्राप्त कर पाएंगे। और अगर वो इसके विपरीत करते हैं तो जो ज्यूज का वोट है और पॉलिटिकल लॉबी है वो उनके बरखिलाफ जाती है। बड़ी हॉब्सन चॉइस है। इसलिए जो बाइडेन साहब सीज फायर की गुहार लगा रहे हैं। अब देखें कि अगर इजराइल की एयरफोर्स ने ये हमला करना है
तो एक बार फिर अंदाज लगाएं कि उसके पास क्या क्या है और क्या क्या इस्तेमाल वो करेगा। 30 उसके पास F-15C या D एयर टू एयर यानी एयर डिफेंस वेरिएंट्स हैं। 25 F-15I स्ट्राइक फाइटर्स हैं उसके पास, स्ट्राइक वेरिएंट्स। 39 F-35 स्टेल्थ फाइटर्स हैं। 102 F-16 जो है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो पाकिस्तान के पास भी हैं। इनके पास 7 मॉडिफाइड बोइंग एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, 7। और इनके पास 7 C-130, जैसे हमारे पास एयरफोर्स में है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130, उसको रिफ्यूलर के लिए मॉडिफाई किया गया है। बेसिकली 7 जो बोइंग हैं वही इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। उनको फिगर ऑफ 8 फ्लाई करना पड़ेगा ईरान के बॉर्डर पे। अब ईरान क्या S-400 से लगा के उनको उसकी स्ट्राइक रेंज के बाहर रखना होना पड़ेगा। अब आप ज़रा एक हम अंदाज लगाएं कि मान लीजिए इजराइल चुनता है सारे अमेरिकन दबाव के बावजूद कि मैं इनके 2 न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दूंगा, मान लीजिए इस्फहान और फराद, ठीक है। तो उसको फिर 2 स्ट्राइक पैकेजेस चाहिए होंगे, या F-15 या F-16 एयरक्राफ्ट के 8 हर एक स्ट्राइक पैकेज में जहाज होंगे। हर एक जहाज में 2 बंकर बस्टिंग बॉम्ब होंगे और एयर टू एयर मिसाइल अपने बचाव के लिए। जो F-35s हैं वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल फ्लाई करेंगे, मतलब कि वो देखेंगे कि इनके साथ कोई दखल अंदाजी ना करे, जाने तक, हमला तक और वापस आने तक। अगर इजराइल जो है अपने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जेरिचो वगैरह से न्यूक्लियर वॉरहेड निकाल के कन्वेंशन लगाता है, तो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं जेरिचो 2 और राइट साइड पे है जेरिचो 3, जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 4800 है। अगर अमेरिका का सपोर्ट ना मिले तो शायद मजबूरन इजराइल को ये करना होगा, लेकिन चांसेस इसके कम है, ज़्यादा चांसेस हैं एयर अटैक के। व्हाट आर द टारगेट्स जो इजराइल स्ट्राइक कर सकता है ईरान के अंदर? मैट्रिक्स ऑफ टारगेटिंग ऑप्शंस। सबसे पहले है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। ईरान की 5 बड़ी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, इस्फहान, तेहरान, नतांज, अराक, फरोदो, बुशेहर। अमेरिका ने बिल्कुल मना कर दिया है कि भाई इनको हाथ मत लगाना, इससे बड़ी भारी एस्केलेशन हो सकती है। उसके अलावा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस। ईरान बहुत बड़ा ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग मुल्क है, और अगर इनके ऊपर रिफाइनरीज पे या टर्मिनल्स पे अटैक होता है तो बड़ा हाई विजिबिलिटी, हाई इम्पैक्ट होगा। मतलब गदर दुनिया की टेलीविजन स्क्रीन वो आग के दावानल से भर जाएंगी। खासकर अगर ईरान के खर्ग टर्मिनल पे अटैक करता है या बंदर अब्बास या छाबहार के एक्सपोर्ट टर्मिनल्स पे अटैक करता है, ठीक है। और इसका बहुत सीरियस एस्केलेशन पोटेंशियल है। तो इसकी एक वेरिएशन है कि उनके बाहर के एक्सपोर्ट्स को मत हिट करो, उनका जो इंटरनल ऑयल के जो हैं प्लांट्स वगैरह, उनकी जो डोमेस्टिक डिमांड को देखते हैं उसको हिट करो। लास्ट टारगेट सेट है कमांड एंड कंट्रोल और मिलिट्री टारगेट। इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप शामिल, आयतुल्लाह खमैनी से लेकर IRGC कमांड हेडक्वार्टर के लीडरशिप और सारे टॉप जर्नल, एयर बेसिस, ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्रीज और स्टोरेज साइट्स। ये है प्रोपोर्शनेट रिस्पांस ऑप्शन, यानी बराबर का रिस्पांस ऑप्शन। और अगर अमेरिका का बस चले तो वो यही इजराइल को करने देगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने देगा। सवाल ये है कि जो बाइडेन साहब लेम डक प्रेसिडेंट बन चुके हैं, क्या वो रोक पाएंगे इजराइल को? We'll have to wait and watch. ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं स्लाइड पे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज। जो ग्रीन है वो उनके रिएक्टर हैं, और जो लाल में है वो उनके यूरेनियम एनरिचमेंट साइट हैं, और उनके जो माइंस वगैरह हैं वो भी हैं। लेकिन जो मेन टारगेट्स हैं वो है तेहरान, नतांज, अराक, फोद्रो और इस्फहान। ये है अगर इजराइल चुनता है पेट्रोकेमिकल टारगेट्स ईरान के अंदर। सबसे पहला सेट ऑफ टारगेट्स जो एक्सपोर्ट टर्मिनल्स हैं, खर्ग ऑयल टर्मिनल, 90% ईरान का तेल यहां से जाता है,
ठीक है। और इसके अलावा है बंदर अब्बास का पोर्ट, बंदरगाह, और उसके अलावा है छाबहार जो बिल्कुल राइट साइड में, जो पोर्ट इंडिया ने और अडानी ने बनाया है वहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए। और जैसे मैंने बताया कि अगर वो इंटरनल टारगेट्स हिट करना चाहते हैं तो सारी पाइपलाइंस और रिफाइनरीज यहाँ लाल में मार्क्ड हैं। अगर इजराइल ईरान के किसी भी इन टारगेट सेट्स को हिट करता है तो ईरान क्या पलटवार कर सकता है, बहुत जरूरी, बिकॉज इट इज अ एक्शन रिएक्शन साइकिल। अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हिट होते हैं ईरान के तो पलटवार में वो इजराइल के दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को अटैक कर सकता है। वो कोई 100 फुट नीचे है ज़मीन के, तो उनके पास तो ऐसे बंकर बस्टिंग बॉम्ब नहीं है, लेकिन उनके जो मिसाइल वहाँ तक पेनिट्रेट कर पाएंगे कि नहीं, कोशिश उसकी रहेगी कि रिएक्टर को हिट करे, मेल्ट डाउन करा दे। और लेकिन अगर ये हमला किया न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, ये तो ईरान के वजूद का सवाल है और वो हर चीज़ का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद मिसाइल अटैक्स, प्रॉक्सी से अटैक्स करवाएगा, इंटेलिजेंस अटैक करेगा, टेररिस्ट अटैक करेगा, हर चीज़, एवरीथिंग इज ओपन, ऑल बेट्स आर ऑफ। पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़, अगर एक्सपोर्ट्स को हिट किया तब भी मोस्ट ऑल बेट्स आर ऑफ, ठीक है। इंटरनल देखना पड़ेगा, लेकिन उस पर भी रिएक्शन होगा। सबसे जो बेस्ट है अमेरिका के लिहाज से वो है कमांड एंड कंट्रोल और मिलिट्री टारगेट सेट, जिसमें वो खमाइनी को, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर्स, खमाइनी को ठोकेंगे तो फिर तो साहब पूरा होगा रिटेलिएशन। इजराइल का फुल स्केल IRGC हेडक्वार्टर, मिलिट्री लीडरशिप, उनके एयर बेसेस ईरान के, उनके मिसाइल फैक्ट्रीज, उनकी ड्रोन फैक्ट्रीज वगैरह, ये जो है वो हिट कर सकते हैं। तो वो जो है, अगर वो हिट होती हैं तो इजराइल जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को हिट करने की कोशिश करेगा, नेतन्याहू को पलटवार में, मोसाद हेडक्वार्टर को, एयर बेसिस को और टैंक कॉन्सेंट्रेशंस को। ये मिलिट्री टारगेट्स हो सकते हैं पलटवार में। अब साहब सबसे अहम सवाल, रूस और चीन का क्या रोल रहेगा, क्या रिएक्शन होगा, इसके ऊपर मुनस्सर है कि रीजनल वॉर तो बन ही सकता है, लेकिन क्या ये ग्लोबल वॉर भी बन सकता है या नहीं, बिल्कुल चांसेस, लेट मी बी ब्लंट एंड क्लियर, बिल्कुल चांसेस है। और सबसे पहले हम देखें रूस क्या कर सकता है। याद रहे रूस ने पहले ही हस्तक्षेप किया है सीरिया में, बासद जो सीरियन लीडरशिप को बचाने के लिए, क्योंकि वो उनको बेसिस दिए हुए है, वो उनका बड़ा घनिष्ठ मित्र है असाद, राइट। उन्होंने इंटरवीन किया हुआ है, उनकी फौजें सीरिया में हैं, उनके एयर बेसिस सीरिया में हैं, जिनमें से एक पर इजराइल ने हाल में ही 2 दिन पहले अटैक किया है। तो रूस सबसे पहले तो सैटेलाइट इंटेलिजेंस देगा ईरान को, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटेलिजेंस देगा ईरान को, और अर्ली वार्निंग उसको देगा। जैसे ही कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होते हैं, मिसाइल्स टेक ऑफ होते हैं, वो आप यकीन मानिए कि ये वार्निंग ईरान को रूस पहुंचा देगा। और याद रहे कि उसने अपने S-300 मिसाइल एयर डिफेंस के ऑलरेडी दिए हुए हैं। ईरान के पास अपने पेट्रियट के बराबरी के लोकल मैन्युफैक्चर के मिसाइल हैं, इतने इफेक्टिव नहीं हैं। अभी हाल में एक S-400 बैटरी रूस ने ईरान को पहुंचा दी है अपने जो न्यूक्लियर साइट्स के डिफेंस के लिए। और क्या करेगा रूस, बड़ा एस्केलेशन होने पर वो उनको और एयर डिफेंस हथियार दे सकता है, शायद वैगनर के बंदे दे कि उनको फायर कर सकें, और इस तरह करके वो बदला लेगा अमेरिका और नेटो से, जो हथियार और जो स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल जो कि हमार्स और एटैकम्स अमेरिका और नेटो वगैरह ने दिए हैं यूक्रेन को, इजराइल रूस पे वार करने के लिए, उसका वो बदला लेगा। मैं फिर याद दिलाता हूं कि हाल में इजराइल ने हमला कर चुका है सीरिया के अंदर रूसी एयर बेस के ऊपर, रूसी एयरफील्ड के ऊपर। तो ये उसके रूस के हस्तक्षेप के काफ़ी हाई चांसेस हैं। चाइना
चाइना अपना जो बल्क ऑयल है वो ईरान से खरीदता है। अगर ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स हिट हुए तो चीन के पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा, लेकिन उसको जो ऑयल है सारी दुनिया के और देशों से खरीदना पड़ेगा, अपनी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी और इससे ऑयल की डिमांड में सर्ज होगी, जिससे कि प्राइसेस आसमान के थ्रू चले जाएंगे। 10% प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, स्टॉक मार्केट्स गिरनी शुरू हो गई। ठीक है साहब। और अगर इस टाइप की ऑयल इन्फ्लेशन होती है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी और बड़ी भारी चोट लगेगी ग्लोबल इकोनॉमी को, शामिल अमेरिकन इकोनॉमी को। और इलेक्शन के दौर में वो ऐसा एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये तो अमेरिका ही कह सकता है। चाइना और नॉर्थ कोरिया भी, ये जो एक्सेस ऑफ ईवल बताया जा रहा है, करार किया जा रहा है, वो जो है ईरान को एयर डिफेंस मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स सप्लाई कर सकते हैं। ये सारे को मद्देनज़र देखते हुए साहब मुझे तो आसार ठीक नहीं लग रहे। अगर इजराइल पलटवार करता है, पलटवार पे पलटवार होगा, एस्केलेटरी स्पाइरल स्टार्ट होगा, रीजनल वॉर तो होगी ही होगी, लेकिन ये जो है ये एक ग्लोबल वॉर में भी बदली होने के चांसेस हैं। खासकर ख्याल रखिए कि अगर चीन सोचता है कि हम बहती गंगा में हाथ धोएं, और जब अमेरिका पूरी तरह से बॉक डाउन है रशिया यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में, तो हम ज़रा वार करें या तो ताइवान के ऊपर या फिलीपीन के ऊपर, ये भी हो सकता है साहब। होगा क्या? अंत में अंततः मैं कहना चाहता हूं कि अब जो है मेरे हिसाब से इजराइल को किसी भी हालत में पलटवार करना पड़ेगा। वो 1-2 दिनों में भी हो सकता है, और इसके अंदर अगर अमेरिका का बस चले तो ईरान को वो इजराइल को मजबूर किया जाएगा कि वो केवल मिलिट्री टारगेट्स, पॉलिटिकल टारगेट्स को हिट करे। अगर नहीं चली अमेरिका की तो हो सकता है इजराइल हिट करे पेट्रोकेमिकल टारगेट्स को जो इंटरनल सप्लाई वाली हैं। और तीसरा और लास्ट ऑप्शन जो है कि वो न्यूक्लियर प्लांट्स को हिट करे। इजराइल अपनी काबिलियत के अंदर मैक्सिमम 1 या 2 प्लांट्स को हिट कर सकता है, वो दुश्मन को, सांप को घायल करके छोड़ने की बात। तो सबकी तवज्जो मिडिल ईस्ट के ऊपर है, दुनिया की आंखें गड़ी हैं ईरान इजराइल के ऊपर। हम उम्मीद कर रहे हैं, सब लोग दुआ कर रहे हैं कि ये ना बढ़े, लेकिन चांसेस एस्केलेशन के बहुत इनऑर्डिनेटली हाई हैं। जय हिंद।